त्रिशु अर्थ की गोदी में एक छोटे से बच्चे की तरह सुकून से बैठी थी, जैसे उसकी मासूमियत अर्थ के विशाल शरीर के सामने और भी निखर आए हो। अर्थ ने उसे अपनी गोदी में मजबूती से समेट रखा था, और त्रिशु ने बिना किसी झिझक के अपने छोटे हाथों से अर्थ के गले में अपनी बाहें डाल दी थीं। अर्थ उसकी नन्ही मुलायम त्वचा को महसूस करते हुए धीरे धीरे उसकी पैरों के आसपास अपनी अंगुलियों को लहराते हुए उसकी चुप्पी में एक गहरी समझ का इजहार कर रहा था। त्रिशु का दिल धीरे धीरे उसकी नज़दीकी में और ज्यादा बंधता जा रहा था, और उसकी आंखों से हल्की सी सिसकी निकल रही थी, जो भावनाओं के इस नाजुक क्षण को और भी खास बना रही थी। अर्थ ने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे त्रिशु के नाजुक पैरों पर फेरते हुए अपनी गहरी मनमोहक आवाज में उसके कान में कहा, घर चलें। जैसे ही यह शब्द उसके कानों तक पहुंचे, त्रिशु के चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी छा गई और उसके कान गुलाबी हो उठे। ये शर्मिंदगी उसकी मासूमियत को और भी आकर्षक बना रही थी। हालांकि वे दोनों इस समय स्कूल में थे, जहां त्रिशु अर्थ के केबिन में उसकी गोदी में बैठी हुई थी। उनका रिश्ता इस समय सिर्फ एक प्रोफेसर और स्टूडेंट जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया में उनका रिश्ता कहीं और गहरा था, जो किसी और को नहीं पता था। ये उनका गुप्त संसार था, जहां वे एक दूसरे के साथ रहते थे, बिना किसी को इसकी जानकारी हुए। त्रिशु अपना छोटा सा सिर अर्थ के कंधे से हटाते हुए मासूमियत से कहती है, अंकल, हम स्कूल में हैं और अभी छुट्टी नहीं हुई है। अर्थ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को धीरे से उसके होंठों पर रख दिया और उसकी गहरी आवाज में कहा, शश, ये स्कूल भी मेरा है और तुम भी सिर्फ मेरी हो, मेरी छोटी सी प्यारी बच्ची। अर्थ ने धीरे से त्रिशु के नाजुक होंठों पर अपनी अंगुली घुमाते हुए बड़े स्नेह और ध्यान से पूछा, बताओ किटी, तुम मेरी क्या हो? त्रिशु ने शर्माते हुए और मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी छोटी सी प्यारी बच्ची। ये सुनकर अर्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से त्रिशु की गर्दन को पकड़ा, उसका चेहरा अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम मेरी छोटी बच्ची हो और क्या करोगी तुम किटी? त्रिशु ने हिचकिचाते हुए लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको खुश रखूंगी और हमेशा आपकी जरूरत का ख्याल रखूंगी। त्रिशु की बातों को सुनकर अर्थ की आंखों में प्यार और जुनून का एक गहरा एहसास था। उसने धीरे से त्रिशु के गालों को चूमते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी प्यारी बच्ची हो और तुम्हारा ध्यान हमेशा मुझ पर ही होना चाहिए। अर्थ की बातों से तो त्रिशु का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था। वहीं अर्थ तो उसे जुनून से निहारते हुए उसके गले में अपनी उंगलियां चलाते हुए एक बार फिर अपनी जुनूनी आवाज में कहता है, तुम मेरी प्यारी बच्ची के अलावा मेरी पपेट हो किटी। क्या हो तुम मेरी? उद्धरण चिन्ह। त्रिशु गहरी गहरी सांसें लेते हुए सिहरते हुए कहती है, आपकी पपेट। अर्थ डेविल स्माइल कर कहता है, दैट्स लाइक माई पपेट। तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देना है, सिर्फ मुझ पर। त्रिशु अपनी मासूमियत से बस हाँ में सिर हिलाकर धीरे धीरे अपना सिर अर्थ के सीने पर टिका देती है। अर्थ ने उसकी नन्ही मासूमियत को महसूस करते हुए उसके बालों को प्यार से चूम लिया और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को उसके पीठ पर घुमाने लगा। त्रिशु ने अपने छोटे हाथों से अर्थ के कोट को मजबूती से थाम लिया और सीने से लगी हुई मासूमियत से कहा, अंकल, मुझे हमेशा आपके पास रहना है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? त्रिशु आपको बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही अर्थ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने त्रिशु को अपनी बाहों में सजा लिया और अपनी गहरी आवाज में कहा, मेरी छोटी सी बच्ची सिर्फ मेरे पास रहेगी। तुम मुझे अंकल मत कहो, मुझे डैडी कहो। ये सुनकर त्रिशु ने अपनी आंखों में शर्म और मासूमियत के साथ अर्थ की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप डैडी नहीं हो। अर्थ ने गहरी मुस्कान के साथ स्नेहपूर्ण तरीके से कहा, नहीं किटी, आई एम योर शुगर डैडी। अर्थ ने देखा कि त्रिशु के चेहरे पर भ्रम था, वह मासूम थी और शायद अर्थ की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसकी मासूमियत को देख अर्थ हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी गहरी आवाज में उसे शांत करने के लिए बोला, अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा कष्ट मत दो किटी, मैं हूँ,
और तुम्हें हर चीज अच्छे से समझा दूंगा। अर्थ की आवाज में एक सुकून था, जैसे वह त्रिशु को यह जताना चाहता था कि उसे हर चीज समझने की जल्दी नहीं है। वह उसे धीरे धीरे प्यार से उसकी दुनिया में सिखाना चाहता था। त्रिशु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मासूमियत से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी आंखों में एक हल्की सी नासमझी थी, लेकिन वह फिर भी अर्थ पर विश्वास करती हुई चुपचाप उसकी बात मान रही थी। त्रिशु एक बार फिर अर्थ के सीने से लग गई। उसकी मासूमियत और स्नेह भावना को देखते हुए ऐसा लगता था कि वह अर्थ से दूर जाने का सोच भी नहीं रही थी। अर्थ ने देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वह जानता था कि त्रिशु को उसकी सुरक्षा और स्नेह की आदत हो रही थी। यह एक नाजुक उम्र का समय था और त्रिशु धीरे धीरे अपने इमोशंस और रिश्तों के बारे में ज्यादा समझ पा रही थी। त्रिशु अर्थ के सीने से लगी हुई एक पल रुककर कुछ सोचते हुए मासूमियत से पूछा, अंकल, ये लव मेकिंग क्या होता है? अर्थ ने त्रिशु के सवाल को सुना और उसकी मासूमियत को महसूस किया। उसकी मुस्कान में एक हल्की सी गहरी समझ और स्नेह था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सवाल त्रिशु के लिए सही समय पर नहीं था। उसने धीरे से उसकी सिर को सहलाया और उसकी मासूमियत को समझते हुए कहा, किटी, यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इसे समझने की जरूरत नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ये सब स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाएगा। त्रिशु कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसके कोट के बटन से खेलते हुए अपनी मासूमियत में खो जाती है। तभी अर्थ ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से समेटा और अपनी गहरी आवाज में पूछा, अब क्लास में नहीं जाना है? ये सुनते ही त्रिशु, जो अर्थ के सीने से लगी हुई थी, अपनी छोटी सी मासूमियत के साथ धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं। त्रिशु को अंकल के साथ रहना है, अंकल को प्यार करना है। ये सुनकर अर्थ का दिल कुछ और ही उमड़ उठा। उसने त्रिशु की कमर को और कसकर पकड़ते हुए एक जोशीले अंदाज में कहा, अच्छा, तो मेरी छोटी सी बच्ची को मुझे प्यार करना है। अब मैं देखूंगा मेरी छोटी सी किटी मुझे कैसे प्यार करती है, और अगर मेरी किटी ने मुझे अच्छे से खुश किया तो मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा, अपनी किटी को अपने पास सुलाऊंगा। ये सुनकर त्रिशु की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसकी मासूमियत से उसे कोई और दुनिया मिल गई हो। त्रिशु धीरे धीरे अपना सिर अर्थ के सीने से निकालकर उसकी गालों को बड़े प्यार से चूम लेती है। फिर शर्माते हुए अपनी नन्ही हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लेती है। ये देखकर अर्थ अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर त्रिशु के हाथों को उसके आंखों से हटाता है। उसकी निगाहें एक पल के लिए उसे घूरती हैं और फिर वह अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे गालों में किस दे रही हो। ये सुनते ही त्रिशु, जो अब भी अर्थ को निहार रही थी, अपनी मासूम आवाज में बड़े ही संकोच से कहती है, तो आपको कहाँ किस चाहिए अंकल? ये शब्द सुनते ही अर्थ के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जैसे उसकी सारी भावनाएं अब बाहर आ चुकी हों। उसकी आंखों में एक गहरी हसरत थी और वह कुछ कहने से पहले त्रिशु की मासूमियत में खो गया। अर्थ धीरे से त्रिशु की नाजुक उंगली को अपने होंठों पर रख देता है। उसकी इस हरकत का इशारा समझते ही त्रिशु के गाल शर्म से सुर्ख लाल हो जाते हैं। वह अपनी मासूमियत भरी आवाज में नजरें झुकाकर कहती है, हमें क्लास में जाना है। त्रिशु के ये शब्द सुनते ही पल भर में अर्थ का चेहरा कठोर हो जाता है। उसकी भौहें तन जाती हैं और उसकी आंखों में गुस्से की लहर साफ नजर आने लगती है। बिना कुछ कहे वो त्रिशु को अपनी गोद में उठाकर झटके से अपनी रोलिंग चेयर से खड़ा हो जाता है। यह अचानक हुई हरकत से घबराकर त्रिशु अपने नन्हे पैर अर्थ की कमर के चारों ओर कसकर लपेट लेती है और अपने नाजुक हाथों को उसकी गर्दन में मजबूती से डाल देती है। वह गिरने के डर से पूरी तरह अर्थ से लिपट जाती है। अर्थ का गुस्से से भरा चेहरा त्रिशु की मासूम आंखों के सामने था। वह उसे घूरते हुए ठहरता है, मानो उसके हर शब्द का हिसाब मांग रहा हो। त्रिशु का छोटा सा शरीर डर से कांपने लगता है। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आते हैं, जो अब गिरने को तैयार थे।
उसकी मासूमियत और डर से भरे चेहरे को देखकर भी अर्थ के गुस्से में कोई कमी नहीं आ रही थी। अर्थ त्रिशु के मासूम, डरे हुए चेहरे को गुस्से में घूरते हुए दांत पीसकर बोलता है, तुम स्कूल में सिर्फ बायोलॉजी की क्लास करोगी, वो भी वही जो मैं लेता हूँ। उसके अलावा सारे पीरियड में तुम मेरे केबिन में रहोगी। तुम्हें सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हें किसी और के सामने जाने की इजाज़त नहीं है। फिर उसकी आवाज़ और तेज हो जाती है, मानो आदेश सुना रहा हो, समझी। अर्थ की कड़क आवाज़ सुनकर त्रिशु का मासूम दिल डर से और सहम जाता है। उसकी नन्ही नन्ही सिसकियां बढ़ जाती हैं और वह आंसू भरी आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। अर्थ को उसकी सिसकियां सुनकर एहसास होता है कि उसने उसे डरा दिया है। उसने तुरंत त्रिशु का छोटा सा सिर अपने कंधे पर वापस टिकाया और उसके नाजुक पीठ और मुलायम बालों पर हाथ फेरने लगा, मानो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। शश, मत रो, मेरी बच्ची, अर्थ ने नर्म आवाज में कहा, उसके बालों को सहलाते हुए। त्रिशु ने अपने नन्हे हाथ अर्थ के गले के चारों ओर कसकर लपेट लिए, लेकिन उसकी सिसकियां अभी भी रुक नहीं रही थीं। उसका मासूम शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन अर्थ उसे अपनी बाहों में समेटे, उसे हर डर से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अर्थ त्रिशु की पीठ पर हाथ फेर ही रहा था कि तभी केबिन का दरवाज़ा किसी ने दस्तक दी। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही त्रिशु डर के मारे अर्थ के गले से अपना छोटा सा सिर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्थ ने उसकी हरकत को भांपते हुए उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने उसे और मजबूती से अपनी गोद में समेट लिया और उसका सिर दोबारा अपने कंधे पर टिका दिया। उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए अर्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा, शश, तुम मेरी बच्ची हो और तुम्हें हमेशा मेरी गोद में इसी तरह रहना है। ये सुनकर त्रिशु सिसकते हुए मासूमियत से बुदबुदाई, मैं बच्ची नहीं हूँ। त्रिशु की यह बात सुनते ही अर्थ के होंठों पर एक हल्की लेकिन सख्त मुस्कान आई। उसने बिना कुछ कहे अचानक त्रिशु के बट पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अर्थ के सख्त हाथों का स्पर्श महसूस करते ही त्रिशु चिहुक उठी और डर और शर्म के मारे जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। अर्थ ने उसके बट को हल्के से सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी है। बिना मेरी इजाज़त कहीं नहीं जाओगी और जब तक मैं ना कहूँ हमेशा मेरी गोद में आओगी, समझी। त्रिशु डर और शर्म के कारण अपनी सिसकियां रोकते हुए धीरे से हूँ कहकर सिर हिला देती है। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका नन्हा सा शरीर अर्थ की बाहों में सिमटकर अब भी कांप रहा था। अर्थ त्रिशु को अपनी गोद में लिए एक हाथ से दरवाजे की कुंडी खोलता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने उसका एक गार्ड दिखाई देता है, जो ब्लैक यूनिफॉर्म में था। गार्ड ने सिर झुकाकर केबिन में कदम रखा और सोफे के सामने मौजूद कांच की टेबल पर लंच का सामान सजाने लगा। गार्ड ने अपने काम में किसी तरह की देरी नहीं की और एक बार भी अर्थ या त्रिशु की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वह चुपचाप अपना काम पूरा करके उतनी ही खामोशी से केबिन से बाहर निकल गया, जैसे उसे पता था कि उसकी मौजूदगी सिर्फ लंच लगाने तक सीमित है। अर्थ ने दरवाजा बंद कर दिया और त्रिशु को अपनी गोद में और कसकर संभाल लिया। उसका केबिन स्कूल की एक ऐसी जगह पर था जहां किसी भी स्टूडेंट, यहां तक कि प्रोफेसर्स को भी आने की अनुमति नहीं थी। यह इलाका पूरी तरह से अर्थ के नियंत्रण में था, जहां न कोई आ सकता था, न किसी को उनके बारे में कुछ भी पता चल सकता था।